सही। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आइए हम शुरुआत करने वाले हैं आज क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आइए हम क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के हों, चाहे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर बन रहा है सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए, जिंक प्लस सिल्वर, सिल्वर Ag होती है, नाइट्रेट होता है NO3। ठीक है, अब ये बना रहा है सिल्वर, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जिंक है प्लस Ag नाइट्रेट है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि जिंक Ag की जगह ले लेता है और Ag को विस्थापित कर देता है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे? क्योंकि अधिक अभिकारक, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। यदि आपने ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से ये वीडियो कवर कर सकते हैं, चैप्टर पूरा समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पहले का आंसर मैं यहां लिख देता हूं, विस्थापन। ये 1 मार्क्स में या आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। दूसरा ना है सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु, इसका नाम बताना है। ये एमसीक्यू में पिछली बार आया था कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है धोने का सोडा, धोने का सोडा। और एक हम किसे कह भी सकते हैं? धावन का सोडा। क्या कह सकते हैं? धावन सोडा। हमने दोनों नाम कह सकते हैं, धोने का सोडा या धावन सोडा, बात एक ही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए कभी कभी धावन सोडा भी लगा दिया जाता है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। यदि इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बनता है। हम तभी हम आपको ये वीडियो पहुंचा पाएंगे। हम वीडियो तभी बनाएंगे जब हमें मोटिवेशन मिलेगा, जब हमें लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे। और दोस्तों को शेयर करना अवश्य कीजिए, ना भूलें। अवश्य अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको इस वीडियो में इतना करा दूंगा कि यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पास अवश्य हो जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए आज। देखिए, मैं आशा करता हूं 2 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मैं तीसरा प्रश्न करता हूं। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण प्रकाश के द्वारा होने वाला देगा। वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 1 का लिंक दिया गया है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है, और वो भी प्रकाशीय वाला, मतलब जो प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है। ये एमसीक्यू टाइप में आने वाले प्रश्न है, ये आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जब प्रकाश देकर वियोजित होगा तो ये क्या बनाएगा? सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। तो इसका ये राइट आंसर हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड बराबर प्रकाश देकर। ये क्या दिया है? प्रकाश दिया है। जो ट्रायंगल लिखा है वो क्या है? प्रकाश है। चाहे आप प्रकाश लिखो, चाहे आप ट्रायंगल लगा दो, ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 कवर। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि क्या? अलैंगिक जनन की विधि बहुखंडन में उदाहरण देना है हमें। जो अलैंगिक जनन की विधि आती है बहुखंडन में, उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण हम यहां करते हैं। उसका उदाहरण है प्लेजिडियम, प्लेजिडियम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। आपसे एमसीक्यू टाइप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है।
ठीक है, हम करते हैं पांचवा प्रश्न। इसका आंसर मैं आपको यहां लिखूंगा। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। हमने पढ़ा था कि धातु होती हैं वो सभी कैसे होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर मतलब टेम्परेचर पर क्या होती है, द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, वो है मरकरी। क्या है, मरकरी, इसको कहते हैं Hg। यदि आपसे ये सारे प्रश्न एमसीक्यू टाइप में ही पूछे जाएंगे, आप इतना ध्यान रखना। छठा प्रश्न क्या है, सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का कारण। इसका 1 नंबर का प्रश्न आता है ये। यदि आप दीवार पर सफेदी करते हैं, उसके पश्चात जो चमक आती है उसका कारण क्या है, उसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप इसमें लिख सकते हो, चाहे आप शुद्ध हिंदी में लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए, आप जैसे लोगों को पहुंचाने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 के 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी की। प्रश्न नंबर 6 हमारे कवर हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 7वां प्रश्न देखिए, मैं बताता हूं आपको। अम्लीय वर्षा का जल जलीय प्राणी को जीने के लिए कठिन बनाता है। कठिन बनाता है। क्यों? अम्लीय वर्षा का जल जलीय प्राणी को जीने के लिए कठिन बनाता है, क्यों? ये प्रश्न है, 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई से एग्जाम दे रहे हो 10th क्लास का, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो कंपार्टमेंट हो। अम्लीय वर्षा का जो जल है वो प्राणियों को जीने के लिए कठिन क्यों बनाता है? तो मैं आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, प्राणियों को जीवन जीने के लिए जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 से 7.8 होना चाहिए। लेकिन वो बात कर रहा है अम्लीय वर्षा की। कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। लेकिन आप जानते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदी में जाएगा तो उसमें रहने वाले जलीय जीव हैं उनको कठिनाई होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें जीने के लिए परास कितना चाहिए? पीएच मान कितना चाहिए? 7 से 7.8। लेकिन जब अम्लीय वर्षा हो रही है तो पीएच मान घटेगा कि नहीं घटेगा? 7 से कम हो जाएगा। तो उन्हें सांस लेने में या इत्यादि जीने के लिए जो क्या होती है? कठिनाई होती है। समझ में आया आपको? समझ में आया ना आपको? तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी तथा डीएनए का पूरा नाम। ये 2 फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती हैं जो 6 चैप्टर में है। आइए बताता हूं मैं आपको इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एटीपी की होती है एडिनो ट्राई फास्फेट। चाहे आप अलग अलग लिख लो, चाहे आप इकट्ठे लिख लो, एडिनो ट्राई फास्फेट। और डीएनए की होती है डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, चाहे आप कोई सा एग्जाम दे रहे हो। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। ये प्रश्न 8 हो गए हैं। प्रश्न नंबर 9, कायिक प्रबंधन के 3 लाभ। कायिक प्रबंधन के 3 लाभ, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। आप खुद आकर बताएंगे कि हाँ भैया ये प्रश्न आए थे एग्जाम में। आप कमेंट जरूर करिए बोर्ड एग्जाम के या कंपार्टमेंट के रिजल्ट, कंपार्टमेंट का जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप जरूर बताइए पेपर में आए थे कि नहीं आए थे, एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे। 100% मैं गारंटी लेता हूं ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। कायिक प्रबंधन के 3 लाभ, ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझिए, कायिक प्रबंधन क्या होता है। जब कोई पौधा नहीं है, जैसे मान लो पौधे का बीज नहीं है, जैसे गुलाब का कोई बीज तो होता नहीं, वो कैसे उग जाता है, कैसे उग जाता है, मैं आपसे पूछता हूँ, पता है आपको? नहीं, वो उगता है कायिक प्रबंधन के द्वारा। कैसे? कायिक प्रबंधन के द्वारा। कायिक प्रबंधन क्या होता है? जब हम जड़ें, तने या पत्तियां काट कर दूसरे स्थानों पर लगा देते हैं, वो पौधा उग जाता है, उसे कहते हैं कायिक प्रबंधन। क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन। क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन। तो उसी को बताने हैं लाभ। क्या बताने भैया? लाभ। तो मैंने आपको एक तो बता ही दिया, क्या बता दिया? बिना बीज वाले, कौन से? बिना बीज वाले पौधे उगाने में सहायता। जिनके बीज नहीं है, वो पौधा उग रहा है, कैसे? कायिक प्रबंधन के द्वारा। तो हमें लाभ होगा कि नहीं होगा? दूसरा पॉइंट, सबसे सस्ता और आसान। क्या? सबसे सस्ता और आसान। आजकल की जो दुनिया है ना, वो सस्ते पर आसान पर टिकती है। सस्ता होना चाहिए और काम आसान होना चाहिए, ठीक है, वो सोचती है आजकल दुनिया। तो यही है कायिक प्रबंधन। और जो इनके गुण होते हैं, आनुवंशिक रूप से जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, इन्हें जरूर कर लीजिए भैया। यदि आपके दोस्त की कोई कंपार्टमेंट आई है तो उसे जरूर भेज दीजिए, वो उसकी सहायता हो जाएगी। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें रट लीजिए, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल अम्ल क्यों कहते हैं? एथेनोइक अम्ल को ग्लेशिक अम्ल क्यों कहते हैं? जो एथेनोइक अम्ल है तो हमें पता है वो खट्टा होगा, लेकिन उसे ग्लेशियल, क्या? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्ले एसिटिक अम्ल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा ठंड होती है, क्या होती है? ठंड में हर इंसान जम जाता है, हम रजाई में पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते हैं। उसी प्रकार जो अम्ल होता है ना, वो ठंड के समय में जम जाता है। जो अम्ल है वो ठंड के समय में जम जाता है, इस कारण उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आई होप
योर क्वेश्चन अंडरस्टैंड। चलिए प्रश्न नंबर 11, आधात वर्धक। आधात वर्धक तथा तन्यता का अर्थ। हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। यह भी 2 मार्क्स में आता है। देखिए आधातवर्धक क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। आधातवर्धक होता है धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आधातवर्धक कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? धातु को खींच खींच कर तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। ये 2 मार्क्स में आता है, आपसे एक एक नंबर में आपसे परिभाषा मांगता है। आपको यही बता देना है। क्या बताना है? आधातवर्धक क्या होता है? आधातवर्धक धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आधातवर्धक कहते हैं। ठीक है। दूसरा है तन्यता। क्या है? तन्यता। तो मैंने आपको बताया धातु को खींचकर धातु को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर हो गया 11। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला, इसलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 कराता हूं मैं आपको। तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रियाओं के नाम एवं एक एक समीकरण। ठीक है। 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रियाओं के नाम एवं समीकरण। हमने पढ़ा था जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रकाशीय, विद्युतीय और ऊष्मीय। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, 3 प्रकार के वियोजन होते हैं। लेकिन एक एक इनके उदाहरण देते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। 3 मार्क्स में आता है यह प्रश्न। ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मीय वियोजन का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देंगे। ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा देंगे तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो हो जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन। तो इसका एक उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या देंगे? प्रकाश देंगे। लिख दो भैया प्रकाश देंगे तो ये टूट जाएगा। तो किस में टूटेगा? सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। तीसरा बचा हमारा विद्युतीय या विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन क्या होता है? H2O को दिया, क्या दिया? विद्युत,
इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस में तोड़ देगा, H2+O2 में तोड़ देगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए प्रश्न नंबर हम करते हैं 13। प्रश्न नंबर 13। धोने का सोडा, धोने का सोडे का सूत्र एवं उपयोग। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है। धोने का सोडे का सूत्र क्या है और उसका उपयोग क्या है, तो आपको सूत्र तो मैंने बता ही दिया है। धोने का सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु। ये हो गया धोने का सोडे का सूत्र। अब इसके पूछे उपयोग। उपयोग आपको बता देने, कितने उपयोग बताएंगे आप, 2 उपयोग तो कम से कम बता ही देना। क्या क्या उपयोग होते हैं, जब हमें पता है धोने का सोडा है तो धोने के लिए तो काम आएगा ही। क्या, बर्तन, कपड़े इत्यादि, बहुत सारी चीज होते हैं धोने के लिए, ठीक है। दूसरा है बोरेक्सन के उत्पादन में। क्या, बोरेक्सन के उत्पादन में। 1 मिनट।